Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये आज आप लोगों का जो है मॉडल पेपर आप लोगों का ये पार्ट 3 है। स्टूडेंट देखिए, ये क्लास जो है MA थर्ड सेमेस्टर होम साइंस जिनका विषय उनका है, और ये पेपर कौन सा है तो पेपर 2 है स्टूडेंट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आप लोगों का पेपर का नाम है। तो अभी तक आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया था, आज आप लोगों का जो है पार्ट 3 है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पार्ट 3। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस यहाँ का कि ECCE, ठीक है, ECCE के विकास में MK गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान की विवेचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। बाद में उनके पिता राजकोट के दीवान होकर वहां गए और वहीं उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। जब गांधी जी की 16 वर्ष की आयु थी तो उनके पिता का क्या हुआ, देहांत हो गया। विद्यालय में गांधी जी को धर्म की शिक्षा नहीं मिला, परंतु आत्मबोध मार्ग पर वे चलते रहे और वातावरण से धार्मिकता जो है उन्हें मिलती रही। यानी वो वातावरण से जो है धर्म का पूजा पाठ, ये सब चीज़ जो है धर्म संबंधित जो भी कार्य है वो क्या है, मतलब महात्मा गांधी को जो है वातावरण से मिलता रहा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहन दास करमचंद गांधी था। इनका जन्म जो है काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता क्या थे, राजकोट के दीवान थे, और इनके पिता की मृत्यु जो है कब हुई थी, जब ये मतलब 16 वर्ष की आयु के थे तब इनकी पिता की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त की। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने भारतीय पाकिस्तान बंटवारे के विवाद बिंदुओं पर मतांतर के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे ने की थी। किस सन में, 1948 में। किस मैटर में, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा का जो विवाद था उसी को लेकर जो है इनको जो है नाथूराम गोडसे ने इन्हें जो है गोली मार कर इनकी जो है हत्या कर दी थी। अब आइए देखिए, बात करते हैं हम गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के प्रमुख पहलू कौन कौन से थे। तो देखिए, गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा, ठीक है, उन्होंने एक जीवनी लिखी थी और उसमें लिखा कि हम एक प्रकार के अंधविश्वास से प्रभावित हैं कि बच्चों को अपने जीवन के 5 वर्षों तक कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती है और न ही वह सीख पाता है। तो देखिए, ये बात मतलब गांधी जी का 100% सही था कि पहले के लोग क्या सोचते थे कि 5 वर्ष तक सोचते थे कि नहीं, बच्चों को कुछ भी सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चा भी क्या करता था, वो सीखना नहीं चाहता था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि बच्चे क्या हैं, 2 से 2.5 वर्ष में ही बहुत कुछ सीखना, मतलब बोलना, ठीक है, चलना, किसी का पैर छूकर प्रणाम करना, ये सब क्या, ये सब मतलब जितने भी मोरल डेवलपमेंट है या नैतिक जो है नैतिक विचारधारा जो है, तो उसको क्या करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये अब क्या है, अब आधुनिक समय में अब ऐसा इंतजार नहीं हो रहा कि नहीं बच्चा 5 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष का हो जाएगा तब वो पढ़ने जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब 2.5 साल 3 साल पे ही क्या है, मिनी आंगनवाड़ी या नर्सरी में उनको जो है दाखिला देकर उनको अच्छी आदतों को उनको सिखाया जाता है, ठीक है। फिर क्या, इसके विपरीत तथ्य यह है कि बच्चा जो अपने जीवन के पहले 5 वर्षों में सीखता है वह बाद के जीवन में कभी भी नहीं सीख पाता है। तो ये भी बात सही है, कभी नहीं सीख सकता है। जैसे जो भी हम जैसे नींव अगर मजबूत रहेगी तभी तो इमारत टिकेगी। तो जो भी नैतिक गुण हैं तो वो क्या करते हैं, हम बच्चे को बचपन से ही सिखाते हैं। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ये सब क्या, सब हम बचपन से ही सिखाएंगे। जैसा इन 5 वर्ष में जैसे ही भी हम उनको शिक्षा देंगे वो बच्चे क्या होंगे, वैसे ही बनेंगे। बच्चों की शिक्षा गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भधारण के समय माता पिता का शारीरिक और मानसिक स्थितियों बच्चों में निर्मित होने लगती हैं। तत्पश्चात गर्भावस्था में बच्चा मन स्थितियों, इच्छाओं, स्वभाव और जीवन शैली में भी निरंतर जो है प्रभावित होता रहता है। तत्पश्चात क्या होता है, जो
मतलब कहने का मतलब क्या कि प्रेग्नेंट के समय अगर कोई भी महिला मतलब खुश नहीं है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा दुखी है या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो ज़्यादा तनाव में है, तो वो बच्चे का जो है विकास जो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, वो बच्चा पे जो है प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, जन्मों उपरांत बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करता है और काफ़ी समय तक अपने विकास के लिए पूर्णतः उन पर निर्भर रहता है, ठीक है। जैसा माता पिता करते हैं वैसा ही क्या है बच्चा जो है सीखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जन्म उपरांत जो है माता पिता का ही नकल क्या है, या यूं कह सकते हैं कि बच्चा क्या होता है अपने से, माता पिता ही नहीं, वो अपने से बड़े जैसा करते जाते हैं, वो क्या है वैसा ही सीख कर वो भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा को गांधी जी ने पूर्व बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है, ठीक है। पूर्व, आप कभी कभी आपको कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि पूर्व बुनियादी शिक्षा जो है किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसमें क्या बताया था, इसमें उन्होंने 7 वर्ष से कम आयु की बच्चे की शिक्षा को जो है उन्होंने पूर्व बुनियादी शिक्षा के नाम से दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि पूर्व बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य बच्चों के सभी क्षमताओं का विकास करना होना चाहिए और इस शिक्षा का संचालन स्कूल के अध्यापक द्वारा स्कूल में, घर में और गांवों में माता पिता तथा समुदाय के सहयोग से होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो बुनियादी शिक्षा है, पूर्व बुनियादी शिक्षा है, तो उसमें क्या है, अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल के अध्यापक के द्वारा, घर में है तो घर वालों के द्वारा, घर में और तथा गांव में है तो गांव वालों के द्वारा, ठीक है, माता पिता और समुदाय के सहयोग से जो है उनको जो है पूर्व शिक्षा जो है देनी चाहिए। उनके अनुसार अच्छी शिक्षा वही है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को क्या करे, उभारे। महात्मा गांधी का कहना था कि अच्छी शिक्षा का मतलब यही है कि जिससे बच्चे का क्या आध्यात्मिक ज्ञान कौशल बढ़े, ठीक है, बौद्धिक कौशल बढ़े और शारीरिक क्षमता भी उभर के सामने आए, तो वही क्या है, वही सही मामले में जो है शिक्षा है। अदरवाइज सब क्या है, वो शिक्षा नहीं है। गांधी जी के शिक्षक दर्शन में बच्चे शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र। गांधी जी के शिक्षक दर्शन में शिक्षण दर्शन में बच्चे क्या हैं, जो है शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र माने जाते हैं। उनकी ज़रूरत और रुचि शिक्षण नीति के निर्णायक कारक हैं, ठीक है। जो भी बच्चे की ज़रूरत है और नीति है वो क्या है, वो मतलब उनका निर्णायक कारक होता है। बच्चों की अपनी रुचि व उसकी क्रिया गांधीवादी सिद्धांत के दर्शन का सार मात्र है, ठीक है। बच्चों की क्या है, रुचि और उनकी क्रिया जो होती है वो गांधी मात्र के सार मात्र। उन्होंने कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान की बोझ तले दबाने के बजाय उसे कुछ स्वयं करके, अनुभवों के माध्यम से और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि सिर्फ बच्चों को आप किताबी ज्ञान मत दीजिए, ठीक है, सिर्फ किताबी ज्ञान का कीड़ा मत बनाइए, बल्कि उनको क्या करिए, उनको अपने से करके सीखने के लिए प्रेरित करिए। उनके जो भी अनुभव है उस अनुभव के माध्यम से वो अच्छा करने की कोशिश करें, इसके लिए जो उनको आप प्रेरित करिए। ये जो है गांधी जी का जो मतलब कहना था, ठीक है। फिर क्या है, उन्होंने शिल्प पर बहुत बल दिया। शिल्प पर बल न केवल उत्पादन कार्य के लिए अपितु बच्चों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए भी दिया गया। उन्होंने कहा कि समस्त शिक्षा हस्तशिल्प की प्रक्रियाओं के माध्यम से संभव है। उनका मानना था कि बच्चा सक्रिय सृजनात्मक और विनोदी होता है, ठीक है। मतलब हमेशा क्या, वो सृजनात्मक, नया और विनोदी होता है। वह खेल के माध्यम से सीखता है। उसका अपना घर उसकी क्षेत्र और सीखने का पहला केंद्र होता है, ठीक है। किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो उसका घर होता है और उसके प्रथम गुरु कौन होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, ठीक है। अध्यापक व माता पिता की छोटे बच्चों की शिक्षा को कार्यान्वित करने में आपसी सहयोग देना चाहिए। अध्यापक व माता पिता को क्या करना चाहिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या करें, कार्यान्वित होकर मतलब सहयोग दें। अध्यापक को बच्चों की पसंद और नापसंद को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाला पूर्व शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि यह गांव में रहने वाले लाखों लोगों तक पहुंच सके। महात्मा गांधी जी का कथन क्या था, या वो क्या सोचते थे, या वो क्या कहना चाहते थे। उनका कहना था कि जो शाला पूर्व जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, लाखों लोगों के परिवार के बच्चे जो है वो पढ़ सके, उसका लाभ उठा सके।
ठीक है। अब वो शिक्षा जो है वो घर घर तक पहुंच सके। यद्यपि गांधी जी की शिक्षा की योजना देश में पूरे उत्साह से प्रारंभ की गई, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में केवल 24% प्राथमिक स्कूल हैं जो बुनियादी शिक्षा के पैटर्न पर आधारित मतलब पाए गए। नहीं तो बाकी क्या थे, बाकी जो है इसके आधार पर पाए नहीं गए थे। ठीक है। शालापुर उनके दृष्टि महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला। तथापि खेल क्रियाएं उस समय के शालापुर केंद्रों, बालवाड़ियों और बाल क्लिनिकों के सक्रिय जो है घटक बन गई थी। अब आइए देखिए हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी का हो गया, अब रविन्द्रनाथ टैगोर का देख रहे हैं। तो बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कोलकाता में कोलकाता में 6 मई होगा यहाँ पर। ठीक है, मई नहीं, 6 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर के निकट 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की। देखिए शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और किस सन में की थी, 1901 ईस्वी में। और जो है पूर्व बुनियादी शिक्षा जो है किसने दिया, तो पूर्व बुनियादी शिक्षा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात उन्होंने अपना जीवन, ठीक है, साहित्य साधन, चित्रकला, संगीत और शिक्षा की सेवाओं में क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी प्रवेश लिया। सन 1919 तक वे राजनीतिक के क्षेत्र में रुचि लेते रहे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हाथ क्या है मेरा फ्रैक्चर स्टूडेंट, तो हम लाइनिंग अब नहीं कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब 1919 तक क्या है, मतलब वो राजनीतिक में मतलब राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लिए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनकी रुचि जो है इसके प्रति कम होती चली गई। ठीक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ व विश्वविद्यालय, विश्वविख्यात हो गया, यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा विश्वविख्यात, वो पर छोटी की मात्रा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, विश्वविख्यात कृति है। देखिए गीतांजलि क्या है, गीतांजलि जो है मतलब रविन्द्रनाथ जी की एक लिखी हुई पुस्तक है जो कि सर्वश्रेष्ठ, सभी पुस्तकों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और विश्वविख्यात है। मतलब ये पूरे विश्व में जो है इसके जो है चर्चा है। इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। ठीक है, गीतांजलि का जो अनुवाद है वो क्या है, सभी भाषाओं में हो चुका है। सन 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1915 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर की सारे पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, ये विश्वविख्यात है। इसका जो है गीतांजलि का अनुवाद जो है सभी भाषाओं में किया गया है और सन 1913 ईस्वी में क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत सरकार ने इसे क्या है, उन्हें जो है नाइट की उपाधि सन 1915 ईस्वी में दी थी। ठीक है, इन्होंने साहित्य, कला और दर्शन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से भारत का नाम रोशन किया। ठीक है, क्या है, तो साहित्य और कला दर्शन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से क्या किया था, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। सन 1941 ईस्वी में इस महान शिल्पकार एवं शिक्षा शास्त्री का देहांत कोलकाता स्थित शांति निकेतन में हो गया। 1941 ईस्वी में क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो है देहांत हो गया। कहाँ पे, कोलकाता में। कहाँ पे हुआ स्टूडेंट, कोलकाता में। देखिए कोलकाता में इनका जन्म भी हुआ था और कोलकाता में ही क्या हुआ, शांति निकेतन जिसकी स्थापना इन्होंने की थी और वहीं पर सन 1941 ईस्वी में इनका जो है निधन हो गया। टैगोर प्रकृतिवादी थे। टैगोर जी कैसे थे, तो प्रकृतिवादी थे, यानी उनको नेचर से जो है बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, फिर क्या है, और शिक्षा के साधनों के रूप में प्रकृति के साथ निकटतम व प्रत्यक्ष संपर्क रखने में विश्वास करते थे। उनके विचारों की तुलना कुछ हद तक रूसों के विचारों से की जा सकती है। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक चिंताएं और दुख
तकलीफ़ें जो मानव की ही उपज है, व्यक्ति के प्रसन्नचित्त रहने की शक्ति को धीरे धीरे क्या करती हैं, समाप्त कर देती हैं। उन्होंने ये मतलब महसूस किया या ये लिखा कि जो भी संसार की जो चिंताएं हैं, दुख है, तकलीफ है, ये सब क्या सब मनुष्य के द्वारा ही दिया जाता है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के द्वारा ही दिया जाता है। और ये क्या है, धीरे धीरे जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त है, ठीक है, खुश रहता है, तो धीरे धीरे क्या है, उनके प्रसन्नचित्त वाली जो क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, प्रसन्न रहने की सहज शक्ति जो अन्य बच्चों के साथ साथ भी इस जगत में अपने साथ लेकर पैदा हुआ था, और वह जीवन की व्यवस्था के साथ संघर्ष करने में क्या है, मिटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब उसके साथ साथ क्या, संघर्ष के साथ साथ वो मिटता जाता है। उन्हें आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप प्रकृति के साथ संपर्क कम हो जाना पसंद नहीं था। ठीक है, यहाँ पर काम नहीं होगा, यहाँ पर कम बना लीजिएगा। ठीक है, कम हो जाना पसंद नहीं था, और इसलिए उन्होंने इस संतुलन को पुनः वापस लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बच्चे सांसारिक विषयों से अछूते हैं, और वह सहज रूप से जगत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेते हैं। यह एक महान तोहफा है, और उन्हें इनके साथ निकटतम संप्रेषण की शक्ति को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। हम प्रकृति के साथ यहाँ पर हमें होगा, हम नहीं, हमें प्रकृति के साथ स्वाभाविक और मन, ठीक है, स्वाभाविक और मन समाज के साथ मानवीय गुणों का भी गुण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्वाभाविक और मन समाज के साथ जो है मानवीय गुणों का भी क्या होना चाहिए, जो है गुण होना चाहिए। ठीक है, उनका ये जो है कहना था। अब आइए देखिए, टैगोर के शैक्षिक दर्शन के मूल विचार क्या क्या थे। तो टैगोर के जो है शैक्षिक दर्शन के मूल्य क्या थे। तो टैगोर का यह मानना था कि बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में स्वतः प्रक्रिया द्वारा जो है वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संपर्क के दौरान वास्तविकता तक पहुंचाना चाहिए। यह बच्चों की रुचियों के व्यापक संभावित विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे के लिए सीखना अनिवार्यता अन्वेषणात्मक, सक्रिय और आनंद पूर्ण है। उनका यह मानना था कि मतलब सीखना जो है क्या है, मतलब अन्वेषणात्मक मतलब खोज की प्रवृत्ति, सक्रिय और आनंद पूर्ण होता है। ठीक है, तो उनका ये था कि जो प्रारंभिक वर्षों में मतलब स्वतः प्रक्रिया के द्वारा जो वस्तु या व्यक्तियों के संपर्क के दौरान वास्तविकता तक पहुंचते हैं, वही क्या है, अपने मतलब रुचियों को जो है, संभावित रुचियों को जो है लोगों के सामने जो है रख पाते हैं। फिर क्या, पेरिप्टैटिक विधि के अनुयायी। ठीक है, पेरिप्टैटिक विधि जो है किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा कि टैगोर साहब के द्वारा जो है दिया गया था। पेरिप्टैटिक विधि के अनुयायी कौन थे, तो टैगोर थे। तो ठीक है, जीवन में पूर्ण तालमेल व सामंजस्य स्थापित करने हेतु शरीर और मन के बीच संबंध को महत्व देते थे। उनका मत था कि नाटक और नाट्य कला शाला पूर्व के लिए बनाई जाने वाली पाठ्यचर्या का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, स्वयं क्रिया करके सीखना में विश्वास रखने वाले टैगोर ने इस तथ्य पर बल दिया कि बच्चों की क्रियाओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक है, टैगोर ने क्या दिया, स्वयं क्रिया करके सीखना, यानी स्वयं से किसी कार्य को करके सीखने पर जो है मतलब उनका बहुत अटूट विश्वास था, और इस पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है क्रिया के माध्यम से क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। टैगोर ने पर्यावरण के माध्यम से पढ़ने पर जो है बल दिया। उनके अनुसार शाला पूर्व बच्चों को प्राकृतिक भ्रमण के जरिए क्या है, पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, टैगोर ने इस पर्यावरण के माध्यम से शिक्षक स्वयं करके सीखना, ठीक है, शिक्षक स्वयं करके सीखना, स्वतः क्रिया के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया। आज शिक्षा के क्षेत्र में वही शाला पूर्व केंद्र अच्छा माना जाता है, जिसमें क्या है, टैगोर के जो है तीनों गुण जो है अगर विद्यमान है तो ही वो शिक्षा केंद्र क्या है, वो सही है, अच्छा है, अदरवाइज नहीं तो वो क्या है, वो बेकार है। जिस शिक्षा केंद्र में जो है अगर टैगोर के तीनों गुण नहीं मिल
मिलते हैं तो वो क्या है, शिक्षा जो है बेकार है। कौन कौन से, तो आपका जैसे देखिए स्वयं करके सीखना, स्वतः क्रिया पर जो है ये सब, अप्राकृतिक भ्रमण पर जो है बल देने पर। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए औपचारिक शिक्षा से हमारा तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जानबूझकर सप्रयत्न दी जाती है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है। विद्यालय क्या है, औपचारिक शिक्षा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालयों में मातृभाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की जो शिक्षा दी जाती है वही क्या है, औपचारिक शिक्षा है। देखिए औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, प्लेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा जो होती है वो महंगी होती है। और औपचारिक शिक्षा जो है समय बाध्य होती है। औपचारिक शिक्षा में कष्टदायक होती है। ठीक है, औपचारिक जो है शिक्षा जो है परिश्रम वाली होती है, इसमें धन का जरूरत पड़ता है। तो वो सब, अब जैसे विद्यालय आप जा रहे हैं तो उसका एक समय निर्धारित है। ठीक है, विद्यालय का क्या है, एक समय निर्धारित, आपको उतने समय के लिए जाना, उतने समय पर आपको क्लास करना, उसके लिए क्या है आप फीस देते हैं। ठीक है, उसके लिए आप मतलब फीस देते हैं, अपना समय देते हैं, तब जाके वो शिक्षा आप ग्रहण कर पाते हैं। और जो अनौपचारिक शिक्षा होता है तो वो कहीं भी दी जा सकती है, किसी रूप में भी दी जा सकती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं आपकी औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहला है औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं में क्या है, तो औपचारिक शिक्षा में संयोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, मतलब औपचारिक शिक्षा जटिल तथा अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाएं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, यह शिक्षा मूलतः विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए औपचारिक शिक्षा क्या जटिल होती है, अप्राकृतिक होती है, जिसे क्या है प्राप्त करने के लिए क्या है, पहले से जैसे कि आपकी डिग्री कॉलेज में आप सब लोग हैं तो आप लोगों को एक पीरियड क्या है 40 मिनट पढ़ना पड़ता है ना, तो सब चीज़ क्या है पहले से मतलब सुनियोजित की गई है। ये मतलब कार्यक्रम के तहत जो है चलाई जा रही है। ठीक है, यह अत्यंत कष्ट साध्य तथा परिश्रम चाहती है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, फिर क्या है पांचवा विशेषता, क्या इस प्रकार की शिक्षा जीवन प्रयत्न नहीं चलती है। जब तक बालक विद्यालय में जाता है यह शिक्षा तभी तक चलती रहती है। जैसे आप लोग एमए कर लिए, बीएड कर लिए, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका जो है औपचारिक शिक्षा जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या है आपके भौतिक होती है, और ये क्या भौतिक साधनों को जुटाने की जो है योग्यता प्रदान करती है। सातवां क्या है आपका, औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण करके कोई प्रमाण प्राप्त कर ले, या किसी निश्चित विषयों की विषय वस्तु को का जो है ज्ञान प्राप्त कर ले। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा में क्या है बालक को योग्य बनाया जाता है और वो डिग्री लेता है, और अपने मतलब उस डिग्री से के बल पे ही जो है वो जॉब वॉब ये सब पाता है, या किसी एक विषय का विशेषज्ञ भी बनता है। औपचारिक शिक्षा जो है उद्देश्य केंद्रित होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के लिए सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे आप शिक्षा ग्रहण कर ले तो आप किसी न किसी उद्देश्य से आप जो है ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये क्या थे आपके औपचारिक शिक्षा थे। अब आइए देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है लिखना पढ़ना अक्षर ज्ञान ही ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा इससे बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत प्रत्यय है। विद्यालय में तो हम केवल कुछ विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा वह है, देखिए यहाँ पर हुआ नहीं, यहाँ पर वह बना लीजिएगा। ठीक है, वह, ठीक है, नहीं लिखा पर हमसे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वह तो वह है जो हम अपने जीवन के अच्छे या बुरे अनुभव सिखाते हैं, जो हमें, ठीक है यहाँ पर हमें कर लीजिएगा, जो हमें अपने जीवन के अच्छे या बुरे अनुभव सिखाते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति जीवन प्रयत्न या आजीवन अनुभव प्राप्त करता है, इसलिए वह आजीवन शिक्षा प्राप्त करता है। अनुभव प्राप्त करने से हमारे सभी ज्ञानेंद्रिय जो है लिपटी सी रहती हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, कर नहीं होगा, कह सकते हैं कि अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा मनुष्य जो अनुभव प्राप्त करता है उसका कुल योग ही क्या है, आपका शिक्षा है। प्रोफेसर जे.एस. रॉस ने क्या लिखा है, अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव को जो है, अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतया विकास करना सिखाती है। वही क्या है, आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, अब आइए देखिए अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हम कहीं भी जाकर दे सकते हैं। जैसे पहले क्या था, पहले चौपाल लगता था तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पर जो प्रौढ़ व्यक्तियों को या महिलाओं को जो है घर घर जाकर लोग जो है शिक्षित करते थे। अनौपचारिक शिक्षा जो है आपका खेतों में भी दिया जा सकता है। ठीक है, किसी पेड़ के नीचे जाकर दिया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो आपके अकॉर्डिंग होगी, यानी जब आपके पास समय होगा तब आप पढ़ेंगे, उसके लिए कोई समय बाध्य नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो कम खर्चीली होती है। ठीक है, फिर क्या है, अब देखिए फिर क्या, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा उसकी रुचियों पर निर्भर करती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो क्या है, मूल प्रवृत्ति पर और उसके रुचि पर निर्भर करती है। पांचवी विशेषता क्या है, अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपनी अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, मनुष्य के अपने अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता पर जो है निर्भर करती है। अगला पॉइंट क्या है, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के समान कष्ट साध्य या श्रम साध्य नहीं होती है। ना, तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो कैसी शिक्षा है, तो आपका कष्ट साध्य होती है। हाँ, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो कष्ट साध्य नहीं होती है। इसमें जो है अनौपचारिक शिक्षा में जो है कम मेहनत लगता है, लेकिन वहीं पर औपचारिक शिक्षा में क्या होती है, आपका अधिक मेहनत, पैसा अधिक, ये सब आपका लगता है। फिर सातवां पॉइंट क्या है आपका, अनौपचारिक शिक्षा जन्म से प्रारंभ होकर क्या होती है, आपकी मृत्यु तक या मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक निरौपचारिक शिक्षा भी होती है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको हम आपको ओरल बता दे रहे हैं कि निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, मिश्रण होती है, उसी को हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए आप लोगों का आज तीसरा पार्ट है, तो आप लोग प्लीज़ इसको जो है वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी पद्धति में क्या समानताएं होती है और दोनों में क्या असमानताएं यानी अंतर क्या होती है। तो आइए देखिए दोनों में क्या है। तो देखिए समानताएं, पहला तो क्या है, तो किंडरगार्टन में क्या होता है, इस पद्धति में 3 से 7 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में भी यही है कि मतलब मॉन्टेसरी पद्धति में भी 3 से 7 वर्ष के बालकों को ही मतलब शिक्षा देने का प्रबंध है। दूसरा क्या है, इस पद्धति में बालकों के आंतरिक विकास हेतु उपहारों का प्रयोग है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में भी क्या होता है, तो इसमें भी किंडरगार्टन पद्धति के उपहारों की भांति शिक्षोपकरणों का प्रयोग जो है किया जाता है। तीसरी समानता क्या है, तो इस पद्धति में जो है किंडरगार्टन में, इस पद्धति में इंद्रियों की साधना को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है और इसमें भी क्या, मॉन्टेसरी में भी जो है इंद्रियों की साधना पर विशेष बल दिया गया है। तो देखिए ये 3 जो है पॉइंट आपके समानता की। अब आइए देखिए दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति में क्या है, तो किंडरगार्टन पद्धति में दार्शनिक
दार्शनिकता का पुट है, ठीक है। और मॉन्टेसरी पद्धति में क्या दार्शनिकता के बजाय वैज्ञानिकता का महत्व दिया, यानी यहाँ पर क्या है, फिलोसफर जो है दार्शनिकता को महत्व नहीं दिया गया है। किस में, आपकी मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो पूरी तरह से क्या है, आपकी वैज्ञानिक पद्धति है। और जबकि जो किंडरगार्टन पद्धति क्या है, तो वो आपका जो है मतलब दार्शनिक पद्धति है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अंतर देखते हैं किंडरगार्टन में। तो इस पद्धति में बालक को सामाजिक वातावरण, ठीक है, इस पद्धति में क्या है, बालक को जो है सामाजिक वातावरण में शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। और इसमें क्या है, मॉन्टेसरी पद्धति में यहाँ पे क्या है, इसमें व्यक्तित्व रूप से जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कहने का मतलब क्या, मॉन्टेसरी पद्धति में इंडिविजुअल भी शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। तीसरी अंतर क्या है हमारा, इसमें देखते हैं। तो इस पद्धति में कक्षा अध्यापन एवं समय विभाग चक्र के अनुसार शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। और इसमें मॉन्टेसरी पद्धति में क्या है, इनमें इन सब बातों का कोई बंधन नहीं होता है और बालक को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता जो है दी जाती है। किस में, आपके मॉन्टेसरी पद्धति में जो है बच्चे को क्या है, मतलब समय से बाधा नहीं जाता है और बालक का जब भी कार्य करने तक की इच्छा होती है वो इच्छा अनुसार अपना कार्य कर सकता है, उसके लिए वो क्या है, वो स्वतंत्र है। अगला हमारा क्या है, इस पद्धति में खेल को ही एकमात्र आधार बनाया जाता है और खेल की अभिव्यक्ति होती है। और इसमें क्या है, आपका इस पद्धति में जो है खेल सिद्धांत को महत्व दिया गया है, परंतु खेल पर विशेष बल न देकर शिक्षा उपकरणों पर क्या है, विशेष बल दिया गया। किस में, आपका मॉन्टेसरी पद्धति में। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किंडरगार्टन पद्धति के दोष बताइए। तो ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति के क्या क्या दोष होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, रहस्यवादी सिद्धांत की अस्पष्टता, ठीक है। तो अनेक तो जो पश्चिमी मतलब विद्वान थे, ठीक है, यहाँ पश्चात लिख दिया आप, वो नहीं होगा, ठीक है, वो वाला ऐसे वाला जो होता है बना लीजिएगा इसको। फ्रोबेल ने था विद्वानों ने फ्रोबेल के रहस्यवादी सिद्धांत को अवैधानिक, अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण माना है, जिस पर उनकी शिक्षा पद्धति आधारित है, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि जो किंडरगार्टन का पद्धति है वो क्या है, रहस्यवादी सिद्धांत को मतलब स्पष्ट नहीं कर, उसमें क्या उलझन बनी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या, आपका प्रकृतिवादी अमनोवैज्ञानिक है। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में गोल, लंबी, चौकोर आदि वस्तुओं को ऐसे दार्शनिक विचारों के प्रति के रूप में प्रस्तुत किया है जिसको समझना बालक के मनोविकास के अनुकूल नहीं है। जैसे उन्होंने मतलब लंबी, गोल ऐसी रेखाओं को जो है प्रदर्शित किया, तो बच्चे का है गोल आकृति, लंबा, ये सब चीज़ों को नहीं समझ सकता है, तो इसलिए उसको क्या माना गया, अमनोवैज्ञानिक माना गया। फिर क्या, फ्रोबेल के उपहार बनावटी व मनमाने थे। तो फ्रोबेल के उपहार स्वरूप में बनावटी और प्रस्तुत करने के क्रम में मनमाने हैं। इसका कारण कदाचित फ्रोबेल की दार्शनिक विचारधाराएं हैं। वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में उपहार की आवश्यकता न अनुभव कर उनको अलग कर दिया गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा उपहार नहीं, लेकिन फ्रोबेल का जो मतलब किंडरगार्टन पद्धति था तो उसमें क्या था, उसमें जो उपहार जो थे बनावटी थे और मनमाने थे, इसलिए जो है इस पद्धति की सबसे बड़ी अवगुण थी या दोष थी। फिर क्या, कुछ गीत व चित्र पुराने हैं। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में जो गीत और चित्र निर्धारित किए हैं उनमें से कुछ तो बहुत पुराने हैं तथा प्रत्येक स्थान और स्कूल में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जो गीत और चित्र का प्रयोग उन्होंने किया तो वो क्या थे, बहुत पुराने था और हर जगह स्कूल में वो सारे गीत जो है प्रयोग नहीं किए जा सकते थे। और फिर क्या, पांचवा क्या, अपर्याप्त स्वतंत्रता। यद्यपि फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में स्वतंत्रता की दुहाई दी है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह शिक्षण पद्धति में बालकों को सीमित उपहार और व्यापारों से बंध जाना पड़ता है। फिर क्या, ज्ञान की प्रक्रिया का गलत विचार। फ्रोबेल के अनुसार ज्ञान का अनुभव आंतरिक को बाह्य की ओर प्रकट करना ठीक नहीं है। वास्तव में बालक का विकास आंतरिक को बाह्य बनाने पर आश्रित नहीं होता है, बल्कि वातावरण उसे अपने अनुकूल बनाने पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये सब आपके जो है फ्रोबेल के किंडरगार्टन पद्धति के जो थे डीमेरिट थे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं
कल की क्लास में। तो ये आप लोगों का प्रयास है। और लास्ट ईयर का जो भी वीडियो है स्टूडेंट, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में दे देते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर लास्ट ईयर के जो भी 2-3 क्लासेस हैं उसको देख लीजिएगा। प्लस ये तीसरा पार्ट ये है। और कल भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को चौथा पार्ट मैं दे दूँ। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली क्लास यानी कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।